हेलो एवरीवन। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशंस देखते हैं और समझते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या प्रोविजंस के रिगार्डिंग रखे हैं। अगर आप बात करोगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तो नंबर 1 वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नंबर 2 अगर उसकी एज 25 है तो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है, अगर उसकी एज 30 है तो वो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। सब्सक्राइब वोट बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने अपनी शपथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ली हो। नंबर 4 बात, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हम पार्लियामेंट पे छोड़ते हैं कि पार्लियामेंट और क्या प्रोविजन उसमें ऐड कर सकता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर कुछ और प्रोविजन को ऐड किए। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था, आपको याद होगा, इसी एक्ट ने राज्यसभा का जो ड्यूरेशन था 6 ईयर का वो दिया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि वो 6 साल की रहेंगी या नहीं। दूसरी चीज, जो रिटायरमेंट का एज है 1/3 होते हैं हर 2 साल के अंदर, वो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने प्रेसिडेंट को पावर दिया है कि आप रिगार्डिंग रिटायरमेंट की एज के जो भी आपको निर्णायक डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हो। तो इसी एक्ट ने वो डिसाइड किया है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। दूसरी चीज कि इस एक्ट ने क्वालिफिकेशंस के बारे में क्या बोला है। एसटी एंड एससी रिजर्वेशन जो होते हैं ना सर सीट के, अगर मान लीजिए रिजर्व सीट एसटी एंड एससी की लोकसभा में है तो उसके बल केवल और केवल एसटी एंड एससी इलेक्शन लड़ेंगे, कोई अदर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी चीज के मतलब दूसरी सीट पर एसटी एससी लड़ नहीं सकते, रिजर्व सीट पे तो वही लड़ेंगे और अदर सीट पे भी वो लड़ सकते हैं। लेकिन रिजर्व सीट जो है ना एसटी एंड एससी की, उस पर केवल और केवल एसटी एंड एससी ही लोग लड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है उसके अंदर उसका इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है। एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि अगर आप देखोगे इनका जो डिस्प्यूट होता है मेंबर्स का, पीएम का, क्योंकि पीएम भी मेंबर है लोकसभा के, तो इनका जो डिस्प्यूट होता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता, ये डिसाइड करता है हाई कोर्ट। डिसाइड करता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सर ये इनके बीच में डिस्प्यूट डिसाइड करना, राइट। तो आपको रिमेंबर रखना है। ओके, अब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में उसके बारे में क्या प्रोविजन कहा गया है। हमने जब क्वालिफिकेशन देखा था तो हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट केवल दोनों में दिया था उसके प्रोविजंस रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आरपीए एक्ट 1955 के 5 में प्रोविजंस और एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें 3 तरह के प्रोविजंस दिए हुए हैं। अब तीसरी चीज सर आपको ये समझना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशंस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के डिस्क्वालिफिकेशंस, अगर ये दोनों में जो प्रोविजंस है उससे कोई बंदा या कोई एमपी डिस्क्वालिफाइड होता है तो उसका डिसीजन कौन लेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होगी। मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो उनकी बाइंडिंग को उनकी एडवाइस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अकॉर्डिंगली काम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन उनसे पूछना मैंडेटरी है, उनका ओपिनियन लेना मैंडेटरी है प्रेसिडेंट को। किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है तो, लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर की बात होती है तो ये डिसाइड करेगा स्पीकर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये डिफरेंस है सर मेन। अगर आप डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर आप किसी फाइनेंशियल गेन के लिए कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेंटर और स्टेट के अंदर गेन करके रखते हैं या एक्वायर करके रखते हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड है। दूसरी चीज अनसाउंड माइंड, अगर आपको कोर्ट ने बोल दिया कि आप अनसाउंडेड माइंड है तो आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो, राइट। अनडिस्चार्ज और इंसॉल्वेंट, अगर तुम कैपेबल नहीं हो तुम्हारे ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो। नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर तुमने किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली हो तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं उसके लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन रखी है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्वालीफाइड हो, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्वालीफाइड हो। इसमें क्या क्या प्रोविजंस है मैंने आपको बता दिया कि ऑफिस एंड प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट एंड नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी और देश की एक्वायर कर लिया, और पार्लियामेंट बाय लॉ। ये जो पार्लियामेंट बाय लॉ है ये है। आई अंडरस्टैंडिंग? अब इसमें क्या होना चाहिए, और ये जो अनसाउंड माइंड है ना, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। करप्शन, आप किसी
किसी करप्शन के अंदर आप लिप्त पाए जाते हो, है ना, 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट, आप 2 या 2 साल से ज्यादा किसी जेल में बंद हो किसी कारणवश, राइट। प्रिवेंटिव डिटेंशन, सर अगर आपको किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत इम्प्रिजन किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, आप मान लीजिए कोई उपद्रवी हो, मान लीजिए इस क्षेत्र के अंदर कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं और मालूम पड़ा है कि मैंने इसके पहले प्रधानमंत्री जब आए थे तो मैंने पथराव किया था, राइट, तो मेरे को क्या करेंगे, पुलिस उठाकर सीधा की सीधा जेल में भर देंगी। ये मेरा प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, ताकि मैं आने वाले दौर के अंदर पथराव या कुछ भी हरकत ना करूं, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। लेकिन अगर मुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा रहा है तो क्या मैं डिस्क्वालीफाइड हूं इलेक्शन लड़ने के? नहीं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने बोला कि अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा रहा है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो, आप इलेक्शन लड़ सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप 2 साल से ज्यादा इम्प्रिजन हो किसी भी ऑफेंस के अंदर तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर गवर्नमेंट का किसी कंपनी या किसी भी पीएसयू के अंदर शेयर है 25% से ज्यादा और आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो। अंडरस्टैंड? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है ये आपको पूरा की पूरा क्लियर करना है। तीसरी चीज आप देखो, अगर इलेक्शन एक्सपेंसेस जो आपने किया है प्रीवियस इलेक्शन को प्रीवियस इलेक्शन के लिए, अगर उसके टाइम लिमिट के अंदर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरी सारी चीजें अगर आपने बताया नहीं कि हाँ मैंने इतना एक्सपेंडिचर यहाँ गया, इतना एक्सपेंडिचर यहाँ गया, तो उसके कारण भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर आपने सारी सबमिट नहीं की। अगर आप फेल होते हो सारे इलेक्शन कमीशन आपका एक्सपेंसेस बताने के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करें तो सर इसको 10th शेड्यूल में रखा गया है। 10th शेड्यूल है ना, इसको 10th शेड्यूल में रखा गया है और ये राजीव गांधी के टाइम में इसको इनैक्ट किया गया था और ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 के दौरान, मतलब सेकंड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था सर, 10th शेड्यूल था। आपको शेड्यूल याद रखना है। दूसरी चीज एंटी डिफेक्शन में है क्या, ये मैंने आपको बता दिया, ये स्पीकर डिसाइड करेगा। ये दोनों कौन डिसाइड करेंगे? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। इलेक्शन कमीशन की अगर इनकी बात की जाए दोनों की, तो उनकी जो एडवाइस होंगी वो बाइंडिंग नहीं होंगी, अकॉर्डिंगली अपने प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर खुद स्पीकर करेंगे, राइट। इसमें क्या होता है ना सर, इसके कुछ प्रोविजन है। नंबर 1, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हो, लेकिन आप किसी पार्टी के मेंबर बन गए, लड़ने के बाद आप जीत गए और आप मेंबर बन गए, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। मैंने गया और मैंने रेजिग्नेशन दे दिया कि मुझे अपनी पार्टी छोड़ना है, तो मैं डिस्क्वालीफाइड हूं। अगर मैं नॉमिनेटेड मेंबर आफ्टर 6 मंथ, नॉट बिफोर 6 मंथ, राइट, अगर 6 महीने के बाद मैं किसी पार्टी में मेंबर बनता हूं, किसी पार्टी का मेंबर बनता हूं, तो मैं डिस्क्वालीफाइड हूं। ये 3 चीजें हैं आपको मैंने बता दी। और एक चीज है, अगर मेरी पार्टी के अकॉर्डिंगली, मान लीजिए मेरी पार्टी ने मुझे कोई रूल्स दिए हैं या मुझे बोला है कि आपको यहाँ पर वोटिंग करना है, मैंने उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ। लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। और इन डिस्क्वालिफिकेशंस को अगर आपको चैलेंज करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, लेकिन आफ्टर द डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइडेड बाय स्पीकर, राइट। तो ये पूरी सारी डिस्क्वालिफिकेशन आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या है और एंटी डिफेक्शन में क्या है। रहा सवाल एंटी डिफेक्शन, हम अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब हम समझ लेते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैकेटिंग सीट, कि उनकी सीट का वैकेंट सीट कैसे होती है। अगर हम देखें तो डबल मेंबरशिप का क्या लफड़ा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 डबल मेंबरशिप को डिफाइन करता है। आपको ये चीज भी क्लियर करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग फॉर योर एग्जाम। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ बताई, जैसे कि मैंने आपको राज्यसभा के बारे में बताया कि राज्यसभा की जो 6 साल की उम्र है वो यही एक्ट डिफाइन करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करा। जो 1/3 मेंबर हर सेकेंड ईयर के अंदर रिटायर्ड होते हैं वो यही एक्ट बोलता है। यही एक्ट बोलता है राज्यसभा के बारे में कि अगर इनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ाना है या घटाना है तो ये पावर, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को दी है। ये एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा इनैक्ट हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा के रिगार्डिंग पार्लियामेंट को बोला था कि आपको जो प्रोविजंस बनाना है आप करें। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा की बस स्ट्रेंथ डिसाइड करी है और क्वालिफिकेशंस, लेकिन ये चीज़ जो है उनका टर्म और उनका रिटायरमेंट एज ये डिफाइन किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने आपको क्वालिफिकेशंस भी बताई है एमपीज की, वो भी इसमें मेंशन है। मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशंस भी बताई है, वो भी इसमें मेंशन है। और मैं आपको अभी वैकेटिंग सीट भी बता रहा हूँ डबल मेंबरशिप की, वो भी इसमें मेंशन है।
आपको सारी चीज़ का दायरा लेके चलना है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट मेंशन है, कौन सी नहीं मेंशन है, राइट। अगर आप देख लीजिए, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब डबल मेंबरशिप का कैसा होगा, मान लीजिए मैं 2 सीटों पर लड़ा और दोनों सीटों पर मेरा इलेक्शन में जीत गया। फॉर एग्जांपल मैं लोकसभा के लिए भी लड़ा और मैं जीत गया, मैं राज्यसभा के लिए भी लड़ा और मैं जीत गया। तो मुझे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या बोलता है, 10 दिन के अंदर आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी सीट पर अपना सिटिंग कौन सी सीट को आप एक्वायर करना चाहते हो, नहीं तो आपकी दोनों सीट आपके हाथ से निकल जाएंगी। 10 दिन का टाइम दिया। इसी के बारे में 14 डेज के बारे में यही रिप्रेजेंटेशन एक्ट बोलता है कि अगर आप लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ते हो एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन लड़ते हो, राइट, स्टेट के लिए और एक लोकसभा के लिए, राइट, तो आपको 14 दिन में डिसाइड करना है कि आपको, अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर आप डिसाइड नहीं छोड़ते हो तो आपकी लोकसभा की सीट वैकेंट हो जाएंगी। ये 14 डेज का टाइम पीरियड दे रहा है लेजिस्लेटर के स्टेट असेंबली के रिगार्डिंग, एंड ये 10 दिन का टाइम दे रहा हमारे हम पार्लियामेंट के रिगार्डिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपको समझना है कि 14 दिन के बारे में किसके बारे में बात की जा रही है और 10 दिन के बारे में किसके बारे में बात की जा रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिटिंग मेंबर, फॉर एग्जांपल मैं सिटिंग मेंबर हूँ लोकसभा का, राइट, और अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ राज्यसभा का और मेरा इलेक्शन जीत गया, तो मुझे मेरी जो सिटिंग मेंबर की सीट है वो छोड़ना पड़ेंगी। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोलता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये 3-4 प्रोविजंस है कि मुझे 2-3 प्रोविजंस है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट डबल मेंबरशिप के बारे में बोलता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है और सारी चीज़ को क्लैरिफाई करना है कि हाँ ये चीज़ इसने मेंशन करी, ये चीज़ इसने मेंशन नहीं करी।